अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज, ताकि आप जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में, जो आपको डेली बेसिस पे इनकाउंटर होंगे। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए आईवी फ्लूइड्स के बारे में, ताकि आप किसी पेशेंट का नुकसान ना करें, राइट। तो आईवी फ्लूइड्स को बेसिकली हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कोलॉइड्स एंड नंबर 2 क्रिस्टलॉइड्स, राइट। तो जो डेली बेसिस पे हम इनकाउंटर करते हैं वो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, जिसमें नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज वाटर। उससे पहले मैं आपको बॉडी की जो फ्लूइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसमें 2/3 ऑफ द बॉडी लिक्विड्स होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 1/3 ऑफ द बॉडी लिक्विड्स पे कंसिस्ट होता है। यानी कि ज़्यादा जो बॉडी का फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो कम है। लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो फिक्स होता है, उसको चेंज करना जो है वो इतना ईजी नहीं है, और वो बॉडी की कोशिश होती है कि इस पोर्शन वाले फ्लूइड को जो है वो कंसिस्टेंट रखा जाए, इसको चेंज ना किया जाए। जो भी चेंज या वेरिएशन आती हैं वो इस फ्लूइड में आती हैं। ये फ्लूइड जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है फॉर एनी चेंज, राइट। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम मज़ीद दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। 20% जो है वो इंट्रावास्कुलर होता है और 80% जो है वो एक्स्ट्रा वास्कुलर होता है या इंटरस्टिशियल होता है। ये वेसल, ये मैंने आपको समझाने के लिए शो किया है कि ये वेसल है, ये इंटरस्टिशियम है और ये सेल्स हैं, राइट। तो जो इंट्रासेलुलर होगा वो तो फिक्स है, और जो चेंजेबल है वो इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रा वास्कुलर या इंटरस्टिशियल है, राइट। और उसमें से भी 20% जो है वो इंट्रावास्कुलर है। ये जो फ्लूइड्स हम देते हैं ये इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट में जाते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं बाकी पोर्शन में। और इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है, इंटरसेलुलर एरिया जो है वो सबसे रिमोट है, राइट। आपने यहाँ पे फ्लूइड इन्फ्यूज़ किया, वो पहले इंटरस्टिशियम में जाएगा, उसके बाद सेल्स की बारी आएगी। तो ये सीक्वेंस आपके जहन में होना चाहिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलाइड्स की। तो क्रिस्टलाइड्स को जो है हम ब्रॉडली 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड डेक्सट्रोज कंटेनिंग। अब ये जो टोनिसिटी से मुराद ये है कि इस फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो प्लाज्मा के मुकाबले में जो है वो कैसी है। अगर तो वो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के करीब करीब है तो वो आइसोटोनिक होगा, और अगर ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक होगा। अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है तो वो हाइपोटोनिक होगा। और डेक्सट्रोज कंटेनिंग जो है उनकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो चेंजेबल होती है, इसलिए उसको अलहदा से हमने कैटेगराइज कर दिया। तो जब यहाँ आएंगे तो मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि इसकी चेंजेबिलिटी से क्या मुराद है, राइट। फिलहाल हम देखते हैं कि आइसोटोनिक फ्लूइड जो हैं वो हमारे पास दो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट, राइट। तो नॉर्मल सलाइन जो है, जिसको 0.9% नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रेस्क्राइबिंग फ्लूइड मिलेगा। तो इसकी हम कंसंट्रेशन क्विकली देख लेते हैं। इसमें जो ऑस्मोलैरिटी है वो 308 है, यानी कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के करीब करीब है, राइट। और उसके बाद जो इसमें सोडियम कंसंट्रेशन है वो 154 है। तो ये अगर हम देखें तो प्लाज्मा से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद अगर हम क्लोराइड की कंसंट्रेशन देखें तो 154 है, और प्लाज्मा में हमने कहा था कि 106 की अपर लिमिट थी। इसका मतलब है कि नॉर्मल सलाइन के अंदर क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से अगर नॉर्मल सलाइन ज़्यादा किसी पेशेंट को दिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाए, तो उस पेशेंट में हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, राइट। तो किसी भी पेशेंट को नॉर्मल सलाइन प्रिस्क्राइब करते हुए हमारे जहन में ये होना चाहिए कि इसमें हाइपर क्लोरीमिया हो सकता है पेशेंट को, राइट। और इसी तरह रिंगर लैक्टेट जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 275 है, यानी कि प्लाज्मा के तकरीबन करीब है। और जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो 130 है, यानी कि प्लाज्मा के बहुत करीब है। और इसी तरह जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो 109 है, यानी कि प्लाज्मा के काफ़ी करीब है। और पोटाशियम जो है वो 4 है, यानी प्लाज्मा की रेंज में है। कैल्शियम जो है वो 3 है, यानी कि प्लाज्मा से काफ़ी कम है।
लेकिन ये हमें कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसमें लैक्टेट जो है वो 28 है और प्लाज्मा में हमने कहा था कि लैक्टेट 1 है। तो आप देखें कि इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें लैक्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। इसीलिए रिंगर लैक्टेट जो है वो हम देते हुए ज़रा कॉन्शियस होते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो, क्योंकि ये लैक्टेट जो है ये लिवर में जाके मेटाबोलाइज होना होता है। अगर लिवर कंप्रोमाइज़ होगा तो लैक्टेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा नहीं हो सकेगा और बॉडी में जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, राइट। तो क्रोनिक लिवर डिजीज़ या ऐसे पेशेंट जिनमें किडनी कंप्रोमाइज़ है या लिवर कंप्रोमाइज़ है, उन लोगों में रिंगर लैक्टेट देते हुए ज़रा ख्याल से देनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो उसमें जो है वो हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन जो है वो उसकी एग्जांपल है। हाइपरटोनिक से मुराद है कि 3% नॉर्मल सलाइन, ये 0.9% था और ये 3% है। तो जब हाइपरटोनिक कोई भी सॉल्यूशन जो है वो वेसल्स में जाएगा तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड को शिफ्ट करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, क्योंकि इसकी टोनिसिटी ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस से जो बाकी वाटर है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का या इंटरस्टिशियम का वो पुल होकर वेसल्स के अंदर आ जाएगा, राइट। तो इसलिए हम इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं सेरिब्रल एडीमा में, राइट। सेरिब्रल एडीमा जब आप देंगे तो जैसे ही ये इंट्रावास्कुलर जो है वो पहुंचेगा तो ये सेल्स को इंटरस्टिशियम के वाटर को जो है वो सक करके वेसल्स में ले जाएगा और जो एडीमा है वो सेटल हो जाएगा। उसके बाद बारी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की। तो इसकी एग्जांपल है हाफ नॉर्मल सलाइन, राइट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही वेसल में जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ शिफ्ट करते हैं फ्लूइड को, क्योंकि उनकी टोनिसिटी कम होती है और जब टोनिसिटी कम होगी तो वो ऑस्मोसिस के ज़रिए ज़्यादा टोनिसिटी वाले पोर्शन में मूव करेगा, राइट। तो जैसे ही आप ये देंगे तो ये इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ पुल हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट्स में दे सकते हैं, जिनमें सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो हम उनको डाइल्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लूइड जो है आपने हेड इंजरी में नहीं देना, यानी कि इस कंडीशन में नहीं देना, क्योंकि इस कंडीशन में अगर देंगे तो ये चीज़ों को वर्स करेगा। ये फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ शिफ्ट करेगा, जो कि सेरिब्रल एडीमा में पहले ही ज़्यादा होता है, राइट। तो इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। उसके बाद बारी आती है डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड्स की। तो उसमें 5% एंड 10% डेक्सट्रोज वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक और फ्लूइड होता है जिसको हम D5 नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, राइट। 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम इन 100 ml और 50 ग्राम इन 1000 ml। इसी तरह 10% का मतलब ये है 10 ग्राम इन 100 ml या 100 ग्राम इन 1000 ml फ्लूइड जो है उसके अंदर 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है, राइट। ये फ्लूइड जो हैं ये आइसोटोनिक होते हैं टू द प्लाज्मा, लेकिन टाइम के साथ साथ ये हाइपोटोनिक हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा बॉडी में जाके और उसकी टोनिसिटी लूज़ हो जाएगी और वो हाइपोटोनिक हो जाता है। इसलिए ये भी सेरिब्रल एडीमा वाली कंडीशन में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। अगर किसी पेशेंट को सेरिब्रल एडीमा है तो आपने डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड कभी भी जो है वो उसको प्रिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि वो एडीमा को वर्स करेगा। इस मैकेनिज़्म से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स में फ्लूइड मूव करेगा और वो सेरिब्रल एडीमा को वर्स करेगा, राइट। इसको आप एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस में या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में। कोई पेशेंट है जिसको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, इंसुलिन एक्सेस हो सकती है या वो ओरल एंटी डायबिटिक पे है या उसका ओरल इंटेक कम है जिसकी वजह से वो बार बार हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। तो आप ऐसे पेशेंट्स को ये वाले फ्लूइड जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी वजह से डेक्सट्रोज वाला फ्लूइड देना ज़रूरी है किसी पेशेंट को तो आप 5% डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन वाला फ्लूइड जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये फ्लूइड जो है वो शुरू में हाइपरटोनिक होगा और उसके बाद जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा तो ये आइसोटोनिक हो जाएगा, राइट। तो ये वाले इफ़ेक्ट्स नहीं देगा, तो ये वाला फ्लूइड जो है वो सेफ़ होगा अगर आप डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड किसी पेशेंट को देना चाहते हैं। तो ये था IV फ्लूइड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।